कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पे। कल जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे F4 का, तो हमने उसमें यूनिट 2 तक पढ़ लिया और बारिश की वजह से हमारा आगे का लेक्चर रुक गया था। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम लोग आगे का यूनिट पढ़ेंगे और समझेंगे। अपने इस यूनिट को शुरू करने से पहले एक बात बताइए कि आप में से बहुत लोगों का मुझसे बात होता है, ठीक, और अभी आप लोगों का जो सबसे बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है सो आपका क्या है, असाइनमेंट है। आप लोग असाइनमेंट को लेकर काफ़ी अभी टेंशन में रहते हैं। ठीक, मैं आपको बोलता हूँ कि आपके नोट्स से तो जितने भी थ्योरिकल पार्ट होंगे असाइनमेंट का वो आपको ऑलरेडी मिल रहा होगा। ठीक, उसके बाद मैंने आपको कहा है कि आपको जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो समझने में, कैसे उसको लिखना है, कैसे उसको डील करना है, क्योंकि एक्टिविटी होता है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर वगैरह मैंने आपको सब कुछ बताया था। फिर भी मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग बस यही चाहते हैं कि उनको सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाए PDF के फॉर्म में, और बस वो उसको देखें और देखकर अपना कॉपी में छाप लें। देखिए, मैं आपको असाइनमेंट खुद से लिखने के लिए इतना प्रेशर क्यों कर रहा हूँ, इसकी कुछ तो वजह होगी। अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं। एक बार असाइनमेंट अगर आप लोगों ने खुद से बनाना सीख लिया कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है, कैसे उसमें बात को जोड़ना है, कैसे उसमें एग्जाम्पल को पुट करना है, तो उसका फ़ायदा पता है आपको, डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में होगा। जितना आपका 12 सब्जेक्ट का असाइनमेंट है उसको अगर आप खुद से बनाने लगते हैं, जहाँ दिक्कत होता है वहाँ आप मुझसे राय ले लीजिए, अपने कॉलेज के टीचर से राय विचार कर लीजिए, तो वो उसका सीधा डायरेक्ट फ़ायदा आपको आपके एग्ज़ाम में होगा। एग्ज़ाम के अलावा आपको डीलेट का सिलेबस समझ में आने लगेगा, क्योंकि आप जब असाइनमेंट लिखिएगा तो हर टॉपिक को टच कीजिएगा, समझिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, अपने सर से पूछिएगा, तो आपका तो आधा सिलेबस ऐसे ही असाइनमेंट करने से कवर हो जाएगा। कुछ कारण होता है तभी हम हर कुछ का PDF आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपको मैं PDF बना के दे दूंगा असाइनमेंट का, आप सिंपल उसको देखोगे, छाप लोगे, आपको कोई मतलब नहीं है कि उसमें क्या है नहीं है। पर जब आप खुद से उसमें दिमाग लगाओगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और वो आपका सीधा इफेक्ट आपके एग्ज़ाम में करेगा और आपको एग्ज़ाम में कोई टेंशन नहीं होगा अगर आप खुद से असाइनमेंट कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को प्रेशर करता हूँ कि भाई कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो, मुझसे समझ लो, आपको हर तरफ से मैं हेल्प करूँगा। पर आप जो बोलोगे लिख कर PDF देना और उसको आप बस देख के छाप लोगे, वो आपके हित में सही नहीं है। एक बार कोशिश तो करके देखिए। आप में से मैक्सिमम लोग 12th के बाद डिलीट कर रहे होंगे और कुछ ग्रेजुएशन के बाद कर रहे होंगे। अभी आप लोग का पढ़ाई का ही एज है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप लोग काम में बिजी हैं कि आप लोग अपना असाइनमेंट नहीं लिख सकते हैं। एक दिन दिक्कत होगा, लिखने में मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा आप गूगल करोगे, फिर आप मिला कर लिखोगे, फिर अपना बुद्धि विवेक उसमें लगाओगे, तो इससे क्या होगा कि आपका लिखने का जो एक कला है, जो आपको एग्जाम में 4-4 पेज लिखना होगा, वो चीज़ आपके अंदर में डेवलप हो जाएगा। और जिस दिन वो डेवलप हो गया तो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा भी टेंशन नहीं होगा, आप इजीली सारा कुछ कवर कर लीजिएगा। देखता हूँ मैं कि आप में से जहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है, ठीक, या फिर असाइनमेंट का कुछ लिखा हुआ है, उसको लाइन बाय लाइन कोई अगर पढ़ रहा है तो आप लोग बस उसको सिस्टम को स्लो करके आराम से वहाँ से देख कर लिख ले रहे हैं। अरे ऐसा वीडियो का क्या फ़ायदा जब आपको वर्ड समझ में नहीं है। हम लोग का शुरू से बराबर से एक ही कोशिश रहा है कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसको समझाना, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप में से जो भी लोग मुझे फ़ोन किए हुएगा, चाहे वो नोट्स के लिए चाहे असाइनमेंट के लिए, मैं उनसे पहला क्वेश्चन यही पूछ बोलता हूँ, क्या आपने सारा वीडियोज़ देखा है मेरा? अगर वो बोलते हैं नहीं तो मैं उनको बोलता हूँ पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद नोट्स लेना। मैं सीधा ये नहीं कि हाँ नोट्स लेना है तो आप इतना कीजिए, मैसेज कीजिए, 300 पेमेंट कीजिए, आप नोट्स ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग पहले वीडियोज़ पूरा देखिए, समझिए, फिर आपको लगे कि नहीं अब मुझे नोट्स भी होना चाहिए तो फिर आप लीजिए। पर आप पहले समझिए, क्योंकि समझिएगा तभी आप अच्छा एग्ज़ाम में लिखिएगा। तो ये हो गई बात। अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आई होगी। अभी से भी आप लोग असाइनमेंट अपना खुद से लिखिएगा। दिक्कत होगा तो हम हैं, आपके कॉलेज के टीचर्स लोग हैं, सब लोग हैं, हेल्प लीजिए, समझिए, भागिए मत उससे, क्योंकि अब एडमिशन ले लिए हैं तो हंस के हो, रो कर हो, जैसे भी हो, आपको कंप्लीट करना है। और जब कंप्लीट ही करना है तो क्यों ना हम बेहतर तरीके से करेंगे, बेस्ट अपना देंगे। आगे क्या होगा सो देखा जाएगा। अपना तो बेस्ट आप दीजिए, अपना तो आप 100% दीजिए। अभी तो ऐसे भी सब कुछ बंद है, घर में बैठे हैं। दिन भर में 2 क्वेश्चन भी अगर आप लिखते हैं, 4-4 पेज, मान लीजिए 8 पेज लिखते हैं, तो कौन सा बड़ा बात है। उदाहरण को जोड़िए, अपने आसपास में देखिए, आपका संपूर्ण जो डीलेट का कोर्स है
वो पूरा आपके जीवन के आसपास से ही है, आपके घर के आसपास पे ही पूरा कोर्स बना हुआ है, बस आपको समझने भर की देरी है। और जिस दिन समझ जाइएगा उस दिन सारा एग्ज़ाम पेपर आप ऑटोमेटिक लिखिएगा। टॉपिक कैसे बनाना है, क्या करना है, उसके लिए आप मुझसे हेल्प लीजिए। मैं हेल्प नहीं करूँगा तब ना दोषी। क्लियर, समझ आ गया सब कुछ? जिनको समझ में आ गया वो अभी से भी ट्राई कीजिए, और जिनको नहीं आया उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। चलिए, तो अपना यूनिट हम लोग को आज पढ़ना था, यूनिट 3 से 2 तक हो चुका था, अपना 2 तक हो चुका हुआ था। आज हम लोगों को पढ़ना है अपना यूनिट 3 में आपको पढ़ना है कि विद्यालयी शिक्षण की व्यवस्थाएं, ठीक, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक क्या है, कक्षा शिक्षण की प्रकृति। अब देखिए, कक्षा शिक्षण की प्रकृति कहने का मतलब हो गया कि आप जब क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, आपसे प्रश्न कैसे आएगा सो देखिए। आपसे प्रश्न आएगा कि अगर आप एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक या शिक्षिका हैं और अपने कक्षा का आप किस प्रकार से आयोजन करेंगे, किस प्रकार से आप उसको संभालेंगे, आपके कक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो उसी में आपको टॉपिक क्या है, पहला परंपरागत, बाल केंद्रित, लोकतांत्रिक और सृजनात्मक। अब देखिए, कक्षा शिक्षण की प्रकृति में कहने का मतलब हो गया परंपरागत, जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है कि हम लोग क्लास में गए, बैठ गए बेंच डेस्क पे, सर सामने में आए, अपना पढ़ा दिए, सर पूछ लिया और सर चले गए। ये हो गया अपना परंपरागत, जो आप शुरू से हम लोग के पापा, आपके पापा सब लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक। अब क्या है अपना बाल केंद्रित। बाल केंद्रित कहने का अर्थ हो गया कि अभी के सिस्टम में कि आपको बच्चा का कहाँ पे रुचि है, ठीक, बच्चा का रुचि क्या है, बच्चा को कहाँ पे आनंद आ रहा है, बच्चा किस प्रकार से सीखना चाह रहा है, बच्चा की कमी क्या है, इन सारी बातों को आपको बच्चे को पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, अपना कक्षा का पढ़ाई स्टाइल, पैटर्न सबको बदलना है और उसी के अनुसार आपको अपना योजना बनाना है। लोकतांत्रिक मतलब कि आपके कक्ष का हर एक विद्यार्थी अपने आप में स्वतंत्र महसूस करना चाहिए, ताकि वह खुलकर अपने समस्या को आपके सामने रखे, तभी ना आप उसका निदान कीजिएगा। कोई बच्चा जब तक अपना समस्या बताएगा नहीं तब तक उसका निदान कैसे होगा। तो निदान करने के लिए आपको बच्चा को इतना फ्रीडम देना पड़ेगा। और बच्चा को फ्रीडम देने का मतलब ये नहीं कि हाँ चलो तुम लोग फ्री है, तुम लोग को जो मन है सो पूछो, ऐसा नहीं। आपको अपने व्यवहार को ऐसा बनाना पड़ेगा कि सभी बच्चे को ऐसा फील हो कि नहीं, ये सर के सामने हम लोग खुलकर बात कर सकते हैं, मैडम के सामने खुलकर अपनी समस्या को बोल सकते हैं। तो आपको ये अपने व्यवहार से लाना है, ये नहीं बोल देना कि हाँ चलो लोकतंत्र लागू हो गया, तुम सब फ्री है। आपको अपना व्यवहार, आपको अपना चरित्र, आपको अपने पढ़ाने का स्टाइल, इस सब चीज़ में बदलाव करके उस तरह का वातावरण तैयार करना है, ठीक। सृजनात्मक कहने का अर्थ हो गया कि आपके कक्ष में जो भी पढ़ाई हो रहा है उसमें कुछ क्रिएटिविटी है कि नहीं। क्रिएटिव बोलते हैं सृजनात्मक को, मतलब क्या, उसमें कुछ नया करने का। बच्चा को ऐसा लगना चाहिए कि आज हम जा रहे हैं तो कल हम ये सीख कर आए हैं, तो आज जाएंगे तो हम आज फिर से कुछ नया सीखेंगे। तो जब किसी बच्चा के अंदर में आप कुछ नया सीखने का एक बार रुचि पैदा कर दीजिएगा ना, तो हर दिन आपके क्लास में आएगा कि आज लग रहा है आज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो नया चीज़ पे आपको फोकस करना है कि आपको अपने क्लास में क्रिएटिव माहौल बनाना है, ताकि कुछ बच्चे जो हैं देखते हुएगा, मान लीजिए कहीं पे स्कूल में किसी भी सामान का कार्टून है, कार्टून को बिक दिया गया, अब कोई बच्चा उस कार्टून को उठाकर उससे घर बना दे या कोई भी अपना पैटर्न किसी प्रकार जो उसको मन करे सो बनाए, तो बच्चा क्या है, क्रिएटिव बच्चा है। तो इस प्रकार का आपको माहौल तैयार करना है कि बच्चे को लगे कि आज फिर जाएंगे तो फिर आज कुछ सर नया सिखाएंगे, उसको हम लोग तैयार करेंगे, फिर उसमें वो अपना बुद्धि लगाएगा और कुछ नया बनाएगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद है अपना कक्ष संचालन, कक्षा की व्यवस्था, कक्षा में संप्रेषण एवं सीखने सिखाने के विविध स्तर। अब देखिए, कक्षा संचालन कहने का मतलब हो गया कि आप जब विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं तो आप कक्षा का संचालन किस प्रकार से कीजिएगा, ठीक, किसको ध्यान में रख के आपको करना है, कैसे करना है, आपके सिखाने का तरीका क्या होना चाहिए, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है। इसमें सबसे पहली बात क्या है, कक्षा की व्यवस्था। अब देखिए, कक्षा कक्ष के संचालन में कुछ बातें ऐसे हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और ज़रूरी भी है। सबसे पहला क्या है कि जितने भी छात्र और छात्रा हैं आपके क्लास में, उनका सहभागिता होना चाहिए। छात्र सहभागिता पहला पॉइंट आपका बन गया। ये कैसे होगा, तो ये आपके व्यवहार से होगा। दूसरा क्या है कि आपके वर्ग के अंदर में अनुशासन होना चाहिए। क्लियर है? तीसरा चीज़ क्या है कि आप समय को एकदम ध्यान में रखते हुए अपना सारा कार्य कीजिए।
समय पे आपको क्लास में है, अगर आपका क्लास 9:30 में है तो आपको 9:30 में इन कर जाना है। ये नहीं कि अब सर 9:30 में क्लास है, अब सर जी का सब इंतजार कर रहा है, बच्चा सब हल्ला कर, ऐसा नहीं। जब तक आप समय का वैल्यू नहीं कीजिएगा तो आपका बच्चा भी वैल्यू नहीं करेगा। तो ये सब जो अपना कुछ बातें हैं, जैसे कि छात्र सहभागिता, अनुशासन, समय का पालन करना, ये सब क्या है, कक्षा कक्ष को सुदृढ़ बनाने का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, व्यवस्था है, जिसको आप फॉलो करके अपने कक्षा कक्ष को एक समृद्ध कक्षा कक्ष के रूप में बदल सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद अपना क्या पॉइंट है, कक्षा कक्ष में संप्रेषण एवं सीखने सिखाने के विविध स्तर। अब देखिए, कक्षा कक्ष में संप्रेषण कहने का अर्थ हो गया कि कक्षा में जो बच्चा है, ठीक, मैं आपका बच्चों के साथ में, देखिए होता क्या है कि कक्षा में अगर आप पढ़ाने गए, ठीक, संप्रेषण करने का अर्थ हो गया अपना कम्युनिकेशन, ठीक। तो अब बच्चे से किस प्रकार से आप बातचीत कर रहे हैं, आपका बातचीत करने का तरीका कैसा है। आपको इस प्रकार से बात करना है कि उनको भी लगे कि नहीं आप उनके साथ में खुले हुए हैं, वो अपने मन की बात आपके सामने रख सकते हैं। इसी में एक चीज़ क्या आता है, सीखने सिखाने के विविध स्तर। अब देखिए, सीखने सिखाने के बहुत सारे टेक्निकल टर्म होते हैं, पर आपको पहले बच्चा को जानना है, समझना है, फिर उसके प्रॉब्लम को समझिएगा, तब ना आप उसका उपाय कीजिएगा। ऐसे आप सीखने सिखाने के स्तर में घुसिएगा विधि के ऊपर में, तो अपना आगमन है, निगमन है, निदानात्मक है, बहुत प्रकार की विधि हैं, पर आपको अपने सिंपल लैंग्वेज में लिखना है कि पहले आप छात्र से जानिएगा, बात कीजिएगा, एक आपका रिश्ता कायम होगा, बच्चों को समझिएगा, वो कहाँ पे फंस रहे हैं, उनकी क्या समस्या है, उसका आप उपाय कैसे कर सकते हैं, उसके माध्यम से उनको कहाँ पे रुचि आ रहा है, कहाँ किस प्रकार के कार्य करने में उनको आनंद आ रहा है, उनके पाठ्यक्रम के अनुरूप कौन सी ऐसी गतिविधि है जो आप उस कक्षा में करा सकते हैं। तो बहुत सारे बात है जो एक अच्छे शिक्षक के अंदर में होना चाहिए, तो सारा चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की योजना। अब देखिए, लर्निंग प्लान, आप में से बहुत लोग फर्स्ट ईयर में इसका नाम सुने होइएगा। ये आपका लर्निंग प्लान एक ऐसा चीज़ है जो आपको सेकेंड ईयर फाइनल होते होते आपको कम से कम 575 के आसपास बनाकर सबमिट करना होता है, ठीक। ये हर सब्जेक्ट का बनता है और 15-15 बनाना पड़ता है। तो इसका हम लोग समझेंगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तब। फिलहाल के लिए आप लोग समझिए इस टॉपिक को। तो लर्निंग प्लान को हम लोग बोलते हैं सीखने की योजना, ठीक। इसमें क्या होता है कि जब इसका योजना निर्माण या क्रियान्वयन तथा स्वमूल्यांकन, इसमें क्या है कि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में, मान लीजिए कि क्लास 2 में एक टीचर को जोड़ पढ़ाना है, ठीक, जोड़ पढ़ाना है। अब उस जोड़ को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को क्या क्या आवश्यकता है। अब गणित का विषय है, टॉपिक क्या है अपना जोड़। अब बच्चा का पहले का पूर्व समझ क्या है उसको आप पहले जानिएगा। योजना बनाइएगा तो उसमें सबसे पहले क्या जोड़िएगा आप, बच्चा का पूर्व का ज्ञान क्या है पहले उसको आप जानिएगा, समझिएगा। फिर बच्चा को संख्या की समझ है कि नहीं, काउंटिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद आप उसको क्या कीजिएगा, जोड़ की अवधारणा से परिचित करवाइएगा। अब आपको अपने इस योजना बनाने में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ऐसा कौन सा संसाधन या गतिविधि तैयार करना है जिससे बच्चा जो है आनंद और रुचिपूर्वक जोड़ की अवधारणा को समझे और जोड़ को सीखे। यही पूरा प्लानिंग क्या कहलाएगा, लर्निंग प्लान कहलाता है। क्लियर? अब अपना क्या है, पाठ्य सहगामी व स्वशैक्षिक क्रियाएं। इसका मतलब हुआ कि आप देखते होइएगा कि अगर मान लीजिए कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं विज्ञान, सॉरी आप यहाँ पे विज्ञान का एग्जाम्पल मत लीजिए क्योंकि आप प्राइमरी सेक्शन 1 to 5 में है, तो आप पढ़ा क्या रहे हैं, पर्यावरण और हम, ठीक। अब इस चीज़ को पढ़ाना है आपको और आपका सिलेबस जो है सो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप जो बाहरी जिसमें हल्का हल्का पॉइंट को डील करते हुए आगे बढ़ा हो, उस प्रकार के बुक का हेल्प ले रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, पाठ्य सहगामी कहलाएगा। और स्वशैक्षिक क्रिया है मतलब कि अपने उस चीज़ को पूरा करने में आप अलग से कौन कौन से टीचिंग मटेरियल को यूज कर रहे हैं, टीचिंग वाले चीज़ को यूज करके बच्चों को सिखा रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपका सिलेबस बहुत सारा पेंडिंग है और आपके पास में 10 दिन का टाइम है, उस केस में आप क्या कर रहे हैं कि बाहरी सिलेबस या बाहरी बुक का हेल्प ले रहे हैं, तो पाठ्य सहगामी हो गया। अब कुछ टॉपिक ऐसा है जिसको समझाने के लिए आपने वीडियोज़ या फिर
कुछ ऐसे शिक्षक को बुलाकर आपने पढ़ाया जिससे बच्चे को और ज़्यादा टाइम मिल सके, उसको जल्दी कवर कर सके, तो वो सब क्या कहलाएगा? अपना सहशैक्षिक क्रियाएं कहलाएगा, जिसमें गतिविधियां भी होती है, कला भी होता है, खेल भी होता है। तो सहशैक्षिक क्रियाएं सिर्फ आपका सिलेबस के अनुसार ही नहीं, जो आपका शैक्षिक क्रिया में ओनली फॉर आपका बुक आ गया, और जैसे ही सह इसमें ऐड हो गया तो इसमें आपका एक विद्यालय प्रांगण के अंदर में जितने प्रकार की क्रियाएं होती है, चाहे वो खेल हो, ठीक, चाहे वो प्रार्थना से हो, चाहे वो किसी नाट्य से हो, मतलब कि हर प्रकार के एक्टिविटी को अगर हम लोग साथ में जोड़ कर लेकर चले तो सारी क्रियाएं क्या कहलाएगी? सहशैक्षिक क्रियाएं कहलाएगी। क्लियर? अब क्या है, सीखने सिखाने के दौरान आने वाली प्रमुख चुनौतियां तथा अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था। अब देखिए, सीखने सिखाने के दौरान आने वाली प्रमुख चुनौतियां, अब कौन कौन सा चुनौती आता है? अब किसी बच्चा को पूर्व में ज्ञान नहीं है जोड़ की अवधारणा को समझने के लिए, तो वो एक चुनौती हुआ कि आपको फिर शुरू से सब कुछ सिखाना पड़ेगा। कोई बच्चा का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसके कारण उसका शारीरिक प्रॉब्लम है कुछ, उसको आपको दूर करना है, तो भी क्या है, एक प्रकार का अपना चुनौती ही है। ठीक, कोई बच्चा जो है सो पढ़ाई पे अपना मन नहीं लगा पा रहा है, उसका सिर्फ रुचि खेल कूद में ही है, फिर भी आप उसको आपको सिखाना है, तो वो भी क्या है, शिक्षक के लिए उसका चुनौती ही है कि उसको सीखने सिखाने में किस प्रकार से उसको जोर की तरफ मोटिवेट किया जाए। तो जितना भी प्रकार का पढ़ाने में प्रॉब्लम आता है, अब तक आपके नज़र में अगर आप मान लीजिए आज तक कहीं नहीं पढ़ाए हैं, तो आप अपने घर में छोटे भाई को, बहन को कुछ ना कुछ तो बताए होइएगा, समझाए होइएगा, तो वो समझाने में जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है उस चीज़ को आप यहाँ पर डील कर दीजिए। क्लियर? अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था। देखिए, आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था कहने का अर्थ हो गया कि एक चीज़ क्या है, एक सतत व्यापक मूल्यांकन है। इसमें क्या होता है कि कक्ष में पढ़ाए जा रहे सभी विषय में आप बच्चा कैसा कर रहा है, उसके साथ संपूर्ण खेल कूद या किसी भी गतिविधि या किसी भी एक्टिविटी में वो पार्ट ले रहा है, वो सारे चीज़ को हम लोग जब लेकर चलते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं या उसका आकलन करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, सतत एवं व्यापक। इसमें आकलन कहने का मतलब हो गया कि आकलन में शिक्षक खुद का भी और बच्चों का भी, दोनों का आकलन करते रहता है कि बच्चा को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, और उसका निदान करते रहता है। पर मूल्यांकन क्या होता है कि ये फाइनल स्टेज पे होता है। जब ये होता है तो इसमें बच्चों का एक फाइनल रिजल्ट बनकर सामने निकलता है कि हाँ चलो, इसको इस विषय में ये कमी है, अब इसको हम लोग दूर करेंगे। मतलब कि वहाँ पे एक संख्या चला आता है कि इसको 10 में 8 नंबर आया, या फिर A+ ग्रेड आया, या फिर B ग्रेड आया। इस प्रकार से मूल्यांकन का अपना पार्ट है। अब इसी में एक टॉपिक आपका क्या है, प्रगति पत्रक। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब शायद आप लोग लिख लीजिएगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट कहने का अर्थ हो गया कि आप लोग को याद है जब आप लोग क्लास में पढ़ाई करते हैं, फिर जो आप लोग का रिजल्ट मिलता है, जिसमें आपका पूरा हर विषय में आपने क्या किया, आपने पूरे क्लास 2 में क्या क्या एक्टिविटी किया, कहाँ पे आपको कितने नंबर मिले, आपका क्या पोजीशन था, वो अपना क्या होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है। जिसमें एक शिक्षक हर फील्ड के बात को और हर फील्ड में आपका क्या कैसा योगदान रहा है, कैसा अचीवमेंट रहा है, उन सारी बातों को एक प्रोग्रेस रिपोर्ट में बनाता है, रखता है, ताकि आपके अभिभावक, आपके आने वाले क्लास के शिक्षकगण सभी देख सकें कि आपने पास्ट में क्या क्या अचीव किया है और कहाँ पे क्या आपकी कमी रही है। क्लियर? चलिए, अब अपना क्या है, यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है, शिक्षक वृत्तिक विकास, मतलब कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट। शिक्षक वृत्तिक विकास क्या होता है? अब देखिए, शिक्षक वृत्तिक विकास करने का अर्थ हो गया कि जब एक शिक्षक अपने बारे में, शिक्षक वृत्तिक विकास का अर्थ हो गया कि जब एक शिक्षक स्वयं के बारे में सोचता है, मतलब कि अपने कार्य को बेहतर बनाने के प्रयास में रहता है, और वो निरंतर इस चीज़ को अपने पास मेंटेन करता है कि उसका आज क्या कमी रहा है, कहाँ वो फंस रहा है, क्या उनके लाइफ में चुनौतियाँ रही हैं, वो किस प्रकार के कार्य को करें, अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में कैसा उनको बदलाव लाना है। क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या है, निरंतर विकास करते रहता है, विकास का कोई अंत नहीं है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप विकास कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से शिक्षक भी क्या है कि निरंतर अपने कार्यों को और बेहतर करने के लिए अपना एक योजना बनाते रहते हैं, कहीं पे उसको समायोजन करते रहते हैं। तो वही पूरा जो बनता है रिपोर्ट, वही क्या कहलाता है, शिक्षक वृत्तिक विकास, जिसमें आपका किसी से वो सलाह ले सकते हैं, उसके बाद अपना आने वाले फ्यूचर में उसको देखकर उसको बदलाव कर सकते हैं, जो कमी होगा उसको वो दूर कर सकते हैं। यही सब क्या हो गया, अपना शिक्षक वृत्तिक विकास हो गया। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, आवश्यकता, महत्व, प्रकार व स्वरूप।
अब देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम कहने का अर्थ हो गया कि इसमें सेवा पूर्व शिक्षक होता है एक प्रकार का, और एक होता है सेवाकालीन शिक्षक। ठीक, अब दोनों में क्या है कि शिक्षक का जो जिस प्रकार से उसका होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ में उसका किस प्रकार से हम व्यवहार बनाएंगे, बच्चों को उसके टॉपिक साथ कैसे जोड़ेंगे, तो इन सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट, फॉर एग्जांपल मान के चलिए ना कि अभी आप डीलेड का कोर्स कर रहे हैं। ठीक, तो अभी जो कोर्स कर रहे हैं इसका मेन मकसद क्या है कि आपको एक बेहतर शिक्षक बनाना, यही ना इसका एक मेन मकसद है। अभी एक प्रशिक्षण संस्थान में ही पढ़ रहे होइएगा, डाइट में पढ़ रहे हैं, पीटीसी में पढ़ रहे हैं, कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है, पर ये डीलेड कोर्स का शाब्दिक अर्थ तो यही है कि आपको एक बेहतर शिक्षक बनाना। तो यही अपना क्या कहलाएगा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो हम लोग शिक्षक नहीं कहला के आप लोग क्या कहलाते हैं, प्रशिक्षु। क्या कहलाते हैं आप लोग, प्रशिक्षु। ठीक, तो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आप समझ गए, महत्व भी पता चल गया आपको, सारा कुछ आपके नोट्स में मेंशन है। अब है विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था और शिक्षक। अब देखिए, विद्यालय में नेतृत्व करने के लिए जब तक आपको पता नहीं होगा कि विद्यालय को किस प्रकार से चलाना है, कैसे उसको मैनेज करना है, उसमें क्या क्या परिवर्तन समय पे करना है, बच्चों के लिए कितनी एक्टिविटी होनी चाहिए, किस प्रकार की एक्टिविटी होनी चाहिए, किस प्रकार का खेल होना चाहिए, इस सारे चीज़ों का जो आप व्यवस्था करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, वही क्या कहलाता है, विद्यालय में नेतृत्व का व्यवस्था, जिसमें शिक्षक का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक, शैक्षिक इस नेतृत्व में शिक्षक चिंतन करते हैं और अपने सहयोगी से मदद भी लेते हैं कि किस प्रकार से वो अपने इस विद्यालय को और बेहतर बनाए, ताकि समाज में का उद्धार भी हो और वो समाज क्या हो, एक आदर्श समाज भी बने, क्योंकि उसी समाज के बच्चे ना आपके विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं। तो आपका किस प्रकार का माहौल है, आप किस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं, वो सारी चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना है। वही देखिए आगे आपको दिया है, प्रशासनिक, सामूहिक, शिक्षण शास्त्रीय और परिवर्तनकारी। क्लियर। अब अपना क्या है, शिक्षक तनाव प्रबंधन। अब देखिए, शिक्षक तनाव प्रबंधन कहने का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल आप प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, ठीक, और आपका विषय हिंदी है, और आपने हिंदी को पढ़ाने के लिए जो योजना बनाया उसमें आपके बच्चे उस प्रकार से बेहतर नहीं कर रहे हैं, तो आपको तनाव हुआ कि आखिर मैं क्या करूं कि मेरे बच्चे और ज़्यादा बेहतर करें और अच्छे से वो समझें, उनके लिए सारा कुछ ईजी हो जाए, उसके लिए आपको तनाव हो रहा है। तो उस तनाव को दूर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक पे एक आपका IIM इंदौर में है, ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शायद IIM ही होगा, मैं कन्फर्म हो जाऊंगा एक बार, भारतीय प्रबंधन संस्थान बोलते हैं, IMI है शायद इंदौर में। तो उसके अनुरूप क्या था कि शिक्षक को तनाव दूर करने के लिए पहले ये चिंता करना पड़ेगा कि उनकी कमी कहाँ पे है, जिसमें आपको पूर्ण मदद कौन करता है, तो शिक्षक वित्तक विकास करता है कि उस तनाव को दूर करने की, जैसे कि उनका व्यवहार कैसा है, और व्यवहार में कुछ कमी है तो टेंशन में होंगे, अरे उस सर से सब बात करता है, हमसे कोई बात नहीं करता है, ऐसा क्यों है। अगर मान लीजिए उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ टाइम पे, तो आखिर हमने ऐसा क्या गलती किया कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो उनकी जो चीज़ तनाव का कारण है उसको पहले पता लगाना, और उसको अपने सहकर्मियों के सहयोग के द्वारा, ठीक, सहकर्मियों से बातचीत करना, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करना, राय विचार लेना, बुक पढ़ना है कैसे उसको हम और ठीक करें, कैसे बच्चों के लिए और बेहतर करें, कैसे अपने व्यवहार में बदलाव और ज़्यादा लाएं ताकि बच्चे मुझसे डायरेक्टली जुड़े। तो इस सब चीज़ का निदान करना ही क्या कहलाएगा, अपना तनाव के कारण एवं निदान। इसमें को आराम से आप लिख लीजिएगा। अब है शिक्षक के वृत्तिक विकास में स्वाध्याय, लेखन व सहकर्मियों की भूमिका। मतलब कि वही बात है, शिक्षक तनाव प्रबंधन का यहाँ पे स्मॉल टॉपिक मानिए ना। स्वाध्याय कहने का मतलब हो गया सेल्फ से पढ़ाई करना, ठीक। स्वाध्याय मतलब कि खुद से पढ़ाई करना, खुद से अपने बारे में पता करना, जहाँ वो जो कमी है उसके बारे में पता लगाकर उसको दूर करना। मान लीजिए कहीं हिंदी पढ़ाने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो उस अध्याय को पुनः पहले पढ़ना, समझना, फिर उस कमी को जो आपको नहीं आ रहा है उसको दूर करके फिर बच्चों को पढ़ाना। लेखन व सहकर्मियों की भूमिका। लेखन मतलब कोई बुक पढ़कर आप अपना सहयोग ले रहे हैं, या फिर जो अपने आसपास में जो आपके और अन्य साथीगण हैं जो शिक्षक हैं उनसे आप बातचीत कर रहे हैं, उनको आप बता रहे हैं कि कैसे हम लोग क्या करें और अच्छा कैसे करें, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे डील करना है। क्लियर हो गया यूनिट 4 तक। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको वो भी कंफर्म कर ही देता हूँ कि IIM इंदौर, ठीक, IIM इंदौर सही था मैं। चलिए
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यूनिट 5। अब देखिए यूनिट 5 अपना क्या है, महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाएं, प्रशिक्षण केंद्र और सरकारी योजनाओं की संख्यात्मक समझ। आप देखे होइएगा जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाता हूँ तो उसमें आप देखते हैं ना, लास्ट में रहता है कि किन्हीं दो पर टिप्पणी करें, रहता है ना इस प्रकार का प्रश्न। तो इसमें जितना आपको टॉपिक दिख रहा है, बीआरसी, सीआरसी, पीटीईसी, डाइट, बीएसीबी, एनसीईआरटी, यूनिसेफ, एनसीटीई, सीबीएसई, इसमें से किसी भी दो टॉपिक को आपका क्या रहेगा, टिप्पणी करना रहता है। ठीक, अब देखिए ये आपका जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सारे आपके नोट्स में मैंने डाल दिया है, और वह मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए जो आपको यूनिट 5 में पढ़ना था उसके अनुरूप, थोड़ा सा स्लो है सर्वर। अब देखिए सबसे पहला क्या आपको था, सीआरसी मतलब कि संकुल संसाधन केंद्र। इसमें क्या होता है कि संकुल संसाधन केंद्र को क्लस्टर स्तर पर ही वही कार्य करता है जो खंड संसाधन केंद्र करते हैं। प्रधानाध्यापक को ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत शिक्षा अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में संकुल शिक्षा अधिकारी कहा जाता है। मतलब इन सारी बातों को आपको आराम से पढ़ना है और एकदम हल्का हल्का मैंने लिखा है, और इससे आपको क्या होगा कि एक बेसिक आइडिया क्लियर होगा कि आखिर संकुल संसाधन केंद्र है क्या। और जब आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा तब ऑटोमेटिक इस पर और भी बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। देखिए बीआरसी प्रखंड संसाधन केंद्र, उसके बाद आपका आगे चलते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, जहाँ से आप में से बहुत लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। पीटीईसी प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। एससीईआरटी राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद। इस प्रकार से करके आपका सारा यहाँ पे मेंशन है आपके नोट्स में। तो आशा करता हूँ कि आप में से जो भी लोग लिए होंगे इसको आराम से पढ़िएगा और समझिएगा। थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, और फिर भी अगर आपको दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं पार्टिकुलर एक एक पॉइंट को यहाँ पे जितना आपको दिया हुआ है सीआरसी, बीआरसी, पीटीईसी, डाइट, जब समय रहेगा तो उसके अनुसार आपको एक एक पॉइंट को मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी डिस्कस कर दूंगा कि किसका क्या होता है। क्लियर? चलिए, अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सारी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। और अपने साथ अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ, अब मैं आप जो सोचिएगा कुछ लिखा हुआ नोट्स मैं आपको सामने पे लिख दूँ, सामने रख दूँ और उसको लाइन बाय लाइन पढ़कर बोल दूँ, तो वो काम मुझसे नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ जो मुझे भी अपने भविष्य में आगे काम देगा। मैं पेडागोजी के ऊपर इतना फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी भी आगे बहुत सारे एग्जाम है। आपको पता ही है कि मैं ना कोई टीचर हूँ, ना सर हूँ, ना प्रोफेसर हूँ। मैं इस चीज़ को इसलिए आपको बार बार रिवीजन करता हूँ ताकि मेरी खुद की भी रिवीजन होती रहे। क्लियर है? दूसरा बात यह है कि आप में से जिसको भी नोट्स लेना है, आपको यहाँ पे नीचे व्हाट्सअप नंबर मेरा दिख ही रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। पुराना वाला नंबर अचानक से बैंड हो गया व्हाट्सअप वालों की तरफ से, जो अभी तक ओपन नहीं हुआ है, तो आप लोग नए नंबर को सेव कर लें और मैसेज कीजिएगा। फर्स्ट ईयर का कंप्लीट नोट्स आपका 300 में है। पर नोट्स लेने से पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि तभी आपको नोट्स यूजफुल होगा जब आप मेरा सारा वीडियोज़ देखिएगा। अगर आपको वीडियोज़ नहीं देखना है तो आपको नोट्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? उसके बाद आप अगर आपको लग रहा है कि आप सही प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, मैं आपके साथ अच्छा काम कर रहा हूँ और आप बेहतर हो सकता है, तो अपने ग्रुप में जो जो आप कॉलेज से जहाँ जहाँ बिलोंग करते हैं, जिस कॉलेज से, वहाँ सभी आप लोगों का अपना अपना एक ग्रुप होगा। उस ग्रुप में हमारे चैनल के बारे में अवश्य शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग के पास हमारी बात पहुँच सके और हम लोग आपस में मिलकर क्या करें, एक प्रकार का ऐसा माहौल तैयार करें जहाँ से डिलीट कीजिए और डिलीट के साथ में सीटेट को भी पास करके अपना टीचिंग के जॉब में लग जाइए। क्लियर है? चलिए, अगर सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर बस क्लिक करें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।